नमस्ते दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में जीवों में जनन वाला चैप्टर शुरू किया है, जिसमें हम अलैंगिक जनन को पढ़ चुके हैं। आज लैंगिक जनन की परिभाषा और लैंगिक जनन के अंदर मानव में जनन तंत्र को पढ़ेंगे और मानव जनन तंत्र में भी नर जनन तंत्र को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? देखिए, इसमें आपको इस परिभाषा को याद करने के लिए आपको केवल शब्द पर ध्यान देना है। लैंगिक का अर्थ होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। ठीक है, क्या है? लिंग। और जनन का अर्थ होता है नया जीव। ठीक है, नए जीव का निर्माण। ठीक है, नए जीव का निर्माण। आगे बात समझे। अर्थात अब लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? ऐसा जनन जिसमें लैंगिक लैंगिक अंग भाग लेते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इस जनन में दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, और अलैंगिक जनन में कितने? एक जीव भाग लेता है। और लैंगिक जनन के अंदर कौन सी क्रिया होगी? एक अर्धसूत्री विभाजन। कौन सी होती है? अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसके साथ एक क्रिया और होगी, युग्मक युग्मक संलेहन। युग्मक संलेहन की क्रिया हुई। ये दो क्रियाएं किसमें होती हैं? लैंगिक जनन में होती हैं, लेकिन ये अलैंगिक जनन में नहीं होती है। ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। देखिए, इसमें क्या लिखा हो एक बार देखें। देखिए, नोट्स पीडीएफ में क्या लिखा है वो और एक बार बता देता हूँ, जिससे और भी समझ में आ जाएगा। देखिए, दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें संतान पैदा करने के लिए दो जीवों नर और मादा की जरूरत होती है। ठीक है, प्रक्रिया में युग्मक निर्माण, निषेचन, नर और मादा कोशिकाओं का मिलना, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होना, भिन्नताएं या विभिन्नताएं, इससे पैदा होने वाली संतान रूप, रंग और आनुवांशिक रूप से माता पिता के खूब नकल नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ बदलाव या भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, नर जनन तंत्र का डायग्राम दे रखा है, चित्र दे रखा है। अब नर जनन तंत्र किसे कहते हैं मानव के अंदर? देखिए, देखिए नर जनन तंत्र से पहले देखिए एक पॉइंट और देखिए, पहले ये वाली स्लाइड देखिए, मानव जनन तंत्र। ठीक है, अब देखिए, इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। किसमें? मानव में। ठीक है, इसका मतलब होता है मानव में नर और मादा नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम शारीरिक लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, पुरुषों में देखिए, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, भारी जनांगों के रूप में, ठीक है, वर्षण कोष और सेशन का पाया जाना। ठीक है, और महिलाओं के अंदर देखिए, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, ठीक है, आवाज का सुरीला या महीन होना, त्वचा का कोमल होना, नितंबाव
के पास वसा जमा होने से कमर और श्रोणी भाग चौड़ा होना मुख्य लक्षण है महिलाओं के अंदर। ये ठीक है, यौन अवस्थाओं के अंतर है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम देखिए, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, नर जनन अंगों को सम्मिलित रूप से, नर जनन अंगों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। देखिए इसमें कौन सा वर्षण हो गया, ठीक है, और फिर वर्षण के बाद में शुक्रवाहिका हो गई, शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, सीसन, ठीक है, ये सभी चीजें किस में आती हैं? नर जनन तंत्र में। ये सभी अंग किस में आएंगे? आपके नर जनन तंत्र में आते हैं। देखिए अब आगे एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखिए नर जनन तंत्र में, ठीक है, अंगों को हम दो भागों में बांटते हैं, या जननांगों को दो भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक जननांग, ठीक है, और दूसरा सहायक जननांग। अब देखिए प्राथमिक जननांग में कौन आता है? वर्षण। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यह मुख्य अंग है जहां शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सहायक जननांग देखिए, वर्षण कोष हो गया, अधिवर्षण हो गया, शुक्रवाहिका हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि और सीसन। ठीक है, ये किस में आते हैं? सहायक जननांग में आते हैं। ये अंग शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने, उन्हें आगे पहुंचाने और वीर्य के निर्माण में मदद करते हैं। देखिए आगे देखिए, वर्षण क्या है और कहाँ होता है? पुरुषों में शरीर के बाहर दोनों टांगों के बीच एक थैली होती है जिसे वर्षण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षण कोष कहते हैं। इस थैली में एक जोड़ी अंडाकार वर्षण पाए जाते हैं। तापमान नियंत्रण, वर्षण कोष का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह कम तापमान शुक्राणुओं के जिंदा रहने और उन्हें बनने के लिए बहुत जरूरी है। वर्षण की आंतरिक संरचना, परतें देखिए, वर्षण 3 परतों से ढका होता है। इसके मुख्य परत अंदर धंसकर वर्षण को छोटे छोटे 250 से 300 कमरों या खंडों में बांट देती है। इन खंडों को हम वर्षण पालिका कहते हैं। शुक्र जनक नलिकाएं, हर एक कमरे के अंदर एक से 3 बहुत बारीक और घुमावदार नलिकाएं होती हैं। इन्हीं को अ, इन्हीं नलिकाओं को अंदर शुक्राणु बनते हैं। इन्हीं नलिकाओं के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। देखिए आगे, नलिकाओं के अंदर मुख्य कोशिकाएं, ठीक है, शुक्र। अब देखिए इन बारीक नलिकाओं के अंदर दो मुख्य मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक शुक्राणु जननीय कोशिकाएं। कौन सी? शुक्राणु जननीय कोशिकाएं। ये कोशिकाएं विकसित होकर फसल में शुक्राणु का निर्माण करती हैं। दूसरी है सर्टोली कोशिकाएं। इनका मुख्य इनका मुख्य काम बनते हुए शुक्राणुओं का सुरक्षा, सहारा और पोषण देना है। लेडिंग कोशिकाएं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए नलिकाओं के बाहर खाली जगह में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिन्हें लेडिंग कोशिकाएं कहते हैं। आगे देखिए, ये कोशिकाएं पुरुषों का मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। इसी हार्मोन के कारण लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, भारी आवाज होना जैसे लक्षण विकसित होते हैं। अधिवर्षण क्या है? संरचना, यह वर्षण के ठीक ऊपर जुड़ी हुई
लगभग 6 मीटर लंबी बहुत पतली अत्यंत घुमावदार नलिका होती है जिसका आकार अल्प विराम अर्थात कोमा जैसा होता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। मुख्य कार्य यहाँ शुक्राणु को जमा करके रखा जाता है और यहीं पर शुक्राणु पूरी तरह परिपक्व यानी तैरने और काम करने के लिए लायक बनते हैं। शुक्र वाहिनी क्या है? यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक पतली नली होती है। काम यह वृषण में बने शुक्राणुओं को आगे की ओर लेकर जाती है। इसके अंतिम सिरे पर एक खुला हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं, जहां शुक्राणु कुछ समय के लिए रुकते हैं। मूत्र मार्ग क्या है? यह लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो मूत्राशय से शुरू होकर शीशन के रास्ते बाहर खुलती है। खास बात, पुरुषों में यही एक साझा रास्ता है जिसे मूत्र और वीर्य दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है। अब कहने मतलब मूत्र मार्ग कैसा होता है? एक उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। किसका? उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। अर्थात इस मार्ग से ही क्या होगा? जो वीर्य होता है और मूत्र दोनों का विसर्जन होता है या शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। सहायक जनन ग्रंथियां शुक्राणुओं को जिंदा रखने और उन्हें तैरने के लिए तरल माध्यम की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए पुरुषों में 3 मुख्य ग्रंथियां होती हैं। कितनी कोशिकाएं? 3 मुख्य ग्रंथियां होती है। सबसे पहले कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए, ये पेशाब की नली के आधार पर होती है। इससे निकलने वाला सफेद क्षारीय तरल वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। यह शुक्राणु को सक्रिय रखता है। बुढ़ापे में इस ग्रंथि का आकार बढ़ने से पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। इस लाइन को चित्र से याद रख लेना। पूछा जा सकता है कि बुढ़ापे के अंदर आयु बढ़ने पर कौन सी जनन सहायक ग्रंथि का आकार बढ़ता है? तो याद रखना कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है। अब देखिए, शुक्राशय। दूसरी ग्रंथि कौन सी है? शुक्राशय। यह एक जोड़ी थैली जैसी संरचना है। यह वीर्य का सबसे बड़ा भाग 60% बनाती है। इसके तरल में फ्रुक्टोज शर्करा होती है जो शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा देती है। यह मादा के जनन मार्ग में अम्लीयता को खत्म कर शुक्राणु की रक्षा करती है। ठीक है। देखिए, तीसरी ग्रंथि कौन सी? काउपर ग्रंथि। ठीक है। कौन सी है? काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे छोटी मटर दाने जैसी 2 ग्रंथियां होती हैं। संबंध के समय इनसे एक चिपचिपा पारदर्शी और क्षारीय तरल निकलता है। यह मूत्र मार्ग के एसिड को साफ करता है और उसे चिकना बनाता है। अब देखिए, शीशन। शीशन क्या है? यह पुरुषों का बाहरी मेथनांग है जो बेलनाकार होता है। काम, इसमें विशेष प्रकार के ऊतक और अत्यधिक रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनसे इसमें उत्थान होता है, जिसका मुख्य काम संबंध के समय वीर्य को मादा के जनन मार्ग के अंदर सुरक्षित पहुंचाना होता है। आज की क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। धन्यवाद।